बच्चों, आज हम लोग समाजीकरण टॉपिक को पढ़ेंगे और आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। समाजीकरण समाजशास्त्र का एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। कोई भी जब बच्चा या शिशु जब जन्म लेता है तब वह एक जैविक प्राणी के रूप में रहता है। वह सामाजिक संसार से अपरिचित रहता है। समाज क्या है, कैसा है, वह बिल्कुल नहीं जानता। मतलब एक तरह से वो पूरी तरह से जैविक प्राणी के रूप में रहता है और वह जब समाज के संपर्क में आता है तब वह समाज का सदस्य बनता है। मतलब उस जो शिशु रूपी एक बच्चे का जो जन्म हुआ रहता है, जो जैविक प्राणी के रूप में रहता है, वह समाज के संपर्क के माध्यम से एक सामाजिक प्राणी के रूप में बदलता है और इसी प्रक्रिया को हम लोग समाजीकरण कहते हैं। ठीक है, तो समाजीकरण किसे कहेंगे? अगर हम अर्थ को देखें तो समाजीकरण से आशय होता है समाज का सदस्य बनना सीखना, समाज के जो मूल्य हैं, उसकी संस्कृति है, उसको सीखने की प्रक्रिया को हम लोग समाजीकरण कहेंगे। मतलब समाजीकरण के माध्यम से कोई भी बच्चा समाज के मूल्यों को, संस्कृति को सीखता है और समाज का एक सक्रिय सदस्य बनता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग समाजीकरण कहेंगे। मतलब समाजीकरण के माध्यम से एक जैविक प्राणी सामाजिक प्राणी के रूप में बदल जाता है। परिभाषा को अगर हम देखें, है ना, विद्वान लोग अपने अपने ढंग से कई प्रकार की परिभाषाएं दिए हुए हैं। उनमें से कुछ प्रमुख का मैं यहाँ पर उल्लेख करना चाहूँगा। जैसे कि पार्सन्स ने कहा है, पार्सन्स का कहना है कि व्यक्ति द्वारा सामाजिक मूल्यों को सीखने और उसको आंतरिकृत करने की प्रक्रिया को ही समाजीकरण कहते हैं। ये पार्सन्स का कहना है। न्यू मेयर का कहना है एक व्यक्ति के सामाजिक प्राणी के रूप में बदलने की प्रक्रिया को हम लोग समाजीकरण कहेंगे। ये न्यू मेयर नामक विद्वान ने कहा है। ठीक है, अब हम लोग समाजीकरण की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, है ना, इसको हम लोग ध्यान रखेंगे, है ना, ध्यान देंगे उस पर। आप लोग भी इसको नोट करते जाइए, है ना।
तो समाजीकरण की जो विशेषताएं हैं, है ना, मैंने इसको ब्लैक बोर्ड रेखा चित्र के माध्यम से यहाँ पर दर्शाया है। आप लोगों को भी जब परीक्षा में आएगा तो इसी प्रकार से आप लोगों को लिखना है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 विशेषताएं मैंने लिखी है इसमें, लिखी है ना। उसको हम लोग बारी बारी से समझने का प्रयास करते हैं क्या है। सबसे पहला है, मैंने लिखा है सीखने की प्रक्रिया, है ना। तो समाजीकरण के माध्यम से समाज के मूल्य को, आदर्श को यहाँ पर सीखा जाता है। यहाँ पर ये सीखने की प्रक्रिया रहती है, ठीक है। फिर है आजीवन प्रक्रिया। तो समाजीकरण की जो प्रक्रिया रहती है आजीवन चलती है। मतलब एक बच्चा जब जन्म लेता है ना, उस जन्म लेने से लेकर उसके जीवन पर्यंत मृत्यु होने तक यह प्रक्रिया चलती रहती है। मतलब पूरे जीवन भर व्यक्ति समाजीकरण के माध्यम से कुछ न कुछ सीखता है। फिर मैंने यहाँ लिखा है सर्वभौमिकरण प्रक्रिया। इसका आशय यह होता है कि समाजीकरण हर समाज में, है ना, हर समय पाई जाने वाली एक प्रक्रिया है या हमेशा पाई जाती है। चाहे कोई भी समाज हो, है ना, जो कहीं भी निवास करती हो, कोई भी समय हो, भूत, वर्तमान या भविष्य, मतलब हर समय और हर स्थान में यह प्रक्रिया किसी न किसी रूप में पाई जाएगी। फिर हम देखते हैं कि समय और स्थान सापेक्ष। समय और स्थान सापेक्ष का अर्थ यह होता है कि समाजीकरण की जो प्रक्रिया होती है ना, अलग अलग समय, अलग अलग स्थान पर अलग अलग प्रकार की हो सकती है। जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। पहले अपने से बड़ों को या शिक्षकों को, है ना, पहले उनको जैसे प्रणाम करना, नमस्ते करना इस प्रकार से होता था। लेकिन समय के साथ थोड़ा सा बदल गया है, गुड मॉर्निंग भी बोल देते हैं, है ना। तो मतलब समय के साथ, स्थान के साथ यह बदलता है, ठीक है। फिर है समाज का परिवर्तनात्मक सदस्य बनने की प्रक्रिया। समाजीकरण के माध्यम से कोई भी व्यक्ति समाज का एक सक्रिय सदस्य बनता है, क्योंकि वो समाज की विशेषताओं इसके माध्यम से सीखता है और समाज के एक सदस्य के रूप में गिना जाता है। क्लियर हुआ। फिर है आत्म का विकास, ठीक है। आत्म का विकास कहने का अर्थ होता है डेवलपमेंट ऑफ द सेल्फ, स्वयं का विकास। आत्मा एक यहाँ पर समाजशास्त्र के अंतर्गत एक नया शब्दावली है, थोड़ा सा बताना चाहूँगा। आत्मा कहने का अर्थ होता है स्वयं के बारे में जानना, स्वयं के बारे में जागरूकता कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, है ना। अपने खुद के बारे में जानना, आत्मचेतना, इसी को हम लोग आत्मा कहेंगे। तो समाजीकरण के माध्यम से, है ना, किसी भी शिशु का, बच्चे का धीरे धीरे उसके आत्मा का विकास होता है। बाद में मैं भी सिद्धांत जब बतलाऊँगा तो यार क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर समाजीकरण की अगली विशेषता क्या है? संस्कृति को आत्मसात करना। समाजीकरण के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने समाज की संस्कृति को आत्मसात करता है, अंदर से स्वीकार करता है, ठीक है। उसके बाद अगली विशेषता है संस्कृति का हस्तांतरण। समाजीकरण के माध्यम से मानव की संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती जाती है और वह संस्कृति निरंतरता को बनाए रखती है और हमेशा जीवित रहती है, ठीक है। ये है हमारे समाजीकरण की विशेषताएं, ठीक है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं इसके सोपान और प्रक्रिया को, ठीक है। समाजीकरण की सोपान और प्रक्रिया। तो कोई भी शिशु जब जन्म लेता है तो पूरा एक जैविक प्राणी के रूप में रहता है। उसे समाज के बारे में, समाज की प्रक्रिया के बारे में, समाज की विशेषताओं के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में किसी प्रकार की उस बच्चे में चेतना नहीं रहती। वह केवल एक जैविक प्राणी के रूप में रहता है और एक जैविक प्रतिक्रिया ही करता है।
ठीक है, तो हम लोग समाजीकरण के सोपान प्रक्रिया को देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें आता है ना, इसको भी दर्शा देता हूं मैं। ठीक है, समाजीकरण के सोपान प्रक्रिया को हम देखते हैं। तो ये 7 अवस्थाओं के रूप में इसमें दर्शाया गया है। सबसे पहला मौखिक अवस्था है, फिर है शौच अवस्था, तदात्मीकरण अवस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। तो समाजीकरण की शुरुआत कहाँ से होती है? सबसे पहले एक बच्चा या शिशु जो जन्म लेता है ना, जैविक प्राणी के रूप में आता है, सामाजिक संसार को बिल्कुल नहीं जानता है ना, वहीं से शुरुआत होती है और अंतिम रूप से वृद्धावस्था में जाकर समाप्त होती है। हम क्रमशः देखते जाएंगे उनके चरण में उनको, है ना। तो सबसे पहले मौखिक अवस्था, जब एक बच्चा एक शिशु के रूप में जन्म लेता है तो वह केवल जैविक प्राणी के रूप में रहता है ना। उसे किसी प्रकार से बोलना, अपने विचारों को व्यक्त करना बिल्कुल नहीं आता। उस समय वो केवल मौखिक रूप से रोने या हंसने के माध्यम से अपने सुख को या दुख को व्यक्त कर सकता है। मौखिक मतलब केवल मौखिक मतलब मुंह के माध्यम से, है ना, रोना या हंसने के माध्यम से अपनी समस्या को या आवश्यकता को व्यक्त करता है। ये मौखिक अवस्था है। यह बच्चे के जन्म लेने से शुरू हो जाती है। ये लगभग 1.5 साल तक, ये 1.5-2 साल तक इस प्रकार से चलता है ये, ठीक है, मौखिक अवस्था। मौखिक अवस्था के बाद अगला अवस्था क्या है? शौच अवस्था। शौच अवस्था ये करीबन 1.5 वर्ष से शुरू होता है और लगभग 3 वर्ष तक चलने वाली क्रिया है। इसके माध्यम से बच्चे की जो माँ होती है वो बच्चे को शौच करना सिखाती है। शौच कैसे करते हैं इसके बारे में बच्चे को सिखाती है, इसी नाम से इसका नाम शौच अवस्था है, ठीक है। शौच अवस्था के बाद अगला अवस्था क्या है? तदात्मीकरण की अवस्था। ये लगभग 3-4 साल से शुरू होती है और 11-12 साल तक ये चलती है। इसके माध्यम से एक बच्चा अपने आसपास के परिवार से, समाज से परिचित होता है ना, और परिचित होने के बाद इनके साथ ढलना शुरू करता है। अपने आप को क्या करता है? अपने आसपास के परिवार और समाज के साथ अपने आप को ढालना सीखता है और तदात्मीकरण की अवस्था इस प्रकार से पूर्ण होती है। तदात्मीकरण के बाद अगला अवस्था है किशोरावस्था। किशोरावस्था लगभग 12 साल की अवस्था से शुरुआत होती है ना। इस अवस्था में एक तरह से मतलब कि एक तनाव वाला एक समय रहता है किशोरावस्था। किशोरावस्था के अंतर्गत बच्चा अपने परिवार के अतिरिक्त अपने पड़ोस, अपने विद्यालय, अपने खेलने कूदने वाले साथियों के संपर्क में आता है और नए नए विचारों को, व्यवहारों को यहाँ पर सीखता है, ठीक है। ये किशोरावस्था है। किशोरावस्था के बाद यह अवस्था आता है। यह अवस्था में व्यक्ति कई प्रकार के कैसे निर्णय लेना है ना, इसको सीखता है और यहाँ पर परिवार और बाहरी जगत के कुछ महत्वपूर्ण दायित्व को यहाँ पर कैसे निभाना है इसको सीखता है यहाँ पर। इसके बाद यह अवस्था के बाद अगला अवस्था कौन सा है? प्रौढ़ावस्था है। प्रौढ़ावस्था में व्यक्ति को बहुत सारे पद दायित्व मिल जा रहते हैं, है ना, दायित्व यहाँ पर बढ़ जा रहते हैं। तो किस प्रकार से उनको निभाना है, कैसे व्यवहार करना है, कैसे समायोजन करना है, यहाँ पर
वो प्रौढ़ावस्था में सीखता है। प्रौढ़ावस्था के बाद जो अंतिम अवस्था है वो वृद्धावस्था है। यहाँ पर एक वृद्ध के रूप में व्यक्ति के शरीर में, मानसिकता में, उसके पद में बहुत सारे परिवर्तन हो जा रहते हैं और उसके अनुरूप वह अपने आप को ढालना सीखता है, अनुकूलन करना सीखता है ना। तो इस प्रकार से वृद्धावस्था समाजीकरण की अंतिम अवस्था है। इस अवस्थाओं को देखने पर हमको ये ज्ञात होता है कि समाजीकरण जन्म से लेकर मृत्यु तक, है ना, समाजीकरण जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। क्लियर हो रहा है? ठीक है। अब अगला देखते हैं हम लोग समाजीकरण के कुछ प्रमुख संस्थाओं को देखेंगे, अभिकरण को देखेंगे, है ना। ऐसे कौन कौन से अभिकरण हैं जो समाजीकरण में योगदान देते हैं, ठीक है, उसको हम देखते हैं। पहचान में आ रहा है ना? जहाँ पर नहीं आता बता देना, है ना। लिख लिया, है ना। लिख लेंगे आप लोग फिर। तो समाजीकरण के अभिकरण या संस्थाएं, है ना। ऐसे कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो समाजीकरण होने में अपना योगदान देती हैं, इसको हम लोग देखेंगे। तो इन संस्थाओं को हम दो भागों में बांट सकते हैं, प्राथमिक संस्थाएं और द्वितीयक संस्थाएं। प्राथमिक संस्थाएं का कहने का अर्थ है कि जिससे संपर्क में सबसे पहले हम लोग आते हैं अपने जीवन में, ठीक है, वो प्राथमिक है। तो इसमें प्राथमिक कौन कौन सा है? पहला है परिवार, फिर है क्रीड़ा समूह, है ना, परिवार, फिर क्रीड़ा समूह, फिर पड़ोस, फिर नातेदारी, फिर विवाह, है ना। ये हमारे प्राथमिक संस्थाओं में आएंगे। द्वितीय संस्थाओं में देखते हैं हम लोग कौन कौन से हैं। इसमें शिक्षण संस्थाएं, राजनीतिक संस्थाएं, आर्थिक संस्थाएं और धार्मिक संस्थाएं।
ठीक है, इनका हम लोग बारी बारी से इसमें समझने का प्रयास करेंगे कि सामाजिकरण में इनका क्या महत्वपूर्ण योगदान रहता है। पहले हम लोग देखते हैं प्राथमिक संस्थाएं के अंतर्गत परिवार को देखते हैं, है ना। परिवार किसी भी शिशु का सबसे पहला प्रथम पाठशाला होता है, क्योंकि कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है परिवार में जन्म लेता है। मैं परिवार के बारे में पढ़ाया हूँ आप लोगों को, है ना। परिवार में बच्चे का जन्म होता है और जब बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहले वो परिवार के संपर्क में आता है। परिवार के माध्यम से ही वह विभिन्न प्रकार के मूल्य के बारे में, आदर्श के बारे में यही सीखता है। प्रेम, दया, आदर्श, नैतिकता, त्याग, परोपकार, बलिदान, है ना, भावनात्मक रूप से जुड़ना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं परिवार के माध्यम से ही बच्चा सीखता है ना। भाषा शैली को सीखता है, कैसे भाषा बोलना है, कैसे कपड़ा पहनना है। मतलब कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मानवीय जीवन की जो सबसे शुरुआत का जो अवस्था है सीखने की, वो परिवार में होती है। इसी कारण परिवार को किसी भी शिशु का प्रथम पाठशाला इसको बोला जाता है। क्लियर हो रहा है। समाज के संपर्क में बाद में आएगा, क्योंकि जन्म तो परिवार में हुआ है ना, तो सबसे पहले वो परिवार में रह करके परिवार के आदर्श को, नैतिकता को, मूल्यों को, है ना, सबसे पहले परिवार में रहकर ही सीखता है, परिवार के सदस्यों के माध्यम से। खासकर इसमें उसकी जो माँ होती है ना, आप जान रहे हैं माँ को प्रथम गुरु कहा गया है, उसी कारण से है। यहाँ भी थोड़ी देर पहले मैंने जो विभिन्न प्रकार के सोपान को बताया, प्रक्रिया को बताया, उसमें सबसे पहले में मैंने शिशु अवस्था बताया, उसके बाद मैंने शौच अवस्था बताया, याद है ना। तो शौच अवस्था में बच्चे को कैसे मतलब शौच करना है उसकी माँ ही सिखाती है उसको, है ना। मतलब एक बच्चे को कैसे शौच करना है, कैसे कपड़ा पहनना है, कैसे बोलना है, कैसे व्यवहार करना है, ठीक है। इस सब चीज़ों को एक बच्चा अपने माँ, अपने बाद में अपने पिता, अपने परिवार के अन्य सदस्यों के माध्यम से सीखता है। इसी नाम से परिवार को किसी भी शिशु की प्राथमिक पाठशाला कहा गया है। क्लियर हो रहा है। परिवार के बाद जब एक बच्चा कुछ परिवार के बाद दूसरा स्थान किसका, क्रीड़ा समूह का है। बच्चा जब कुछ बड़ा हो जाता है तो घर में तो नहीं रह सकता ना, खेलने कूदने निकलेगा ही। तो जब खेलने कूदने को निकलता है तो वहाँ पर उसके बहुत सारे उसके दोस्त बनते हैं, फ्रेंड बनते हैं उसके, और उनके साथ कई प्रकार की खेल कूद में शामिल होता है, खेल खेलता है। तो खेल कूद के माध्यम से भी सीखता है। वहीं पर अनुशासन को सीखेगा, नियम को सीखेगा। आप लोग भी जान रहे हैं, है ना। आप लोग भी छोटे बच्चे थे, आपस में जब खेलते रहोगे तो वहाँ पर खेल के माध्यम से किस प्रकार से नियम को पालन करना है, कैसे अनुशासन का पालन करना सिखाया जाता है ना। हार जीत को सीखते हैं वहाँ पर। तो क्रीड़ा समूह भी एक महत्वपूर्ण समूह रहता है सामाजिकरण में योगदान देने वाला। क्लियर हो गया। इसके बाद अगला क्या है, पड़ोस है। बच्चा अपने पड़ोस में रह करके बहुत सारी चीज़ों को सीखता है ना। अपने पड़ोस में जब वह समय व्यतीत करता है, खेलता कूदता है, तो कैसे व्यवहार करना है इसको सीखता है पड़ोस के माध्यम से, है ना। अच्छा व्यवहार करता है तो प्रशंसा होती है ना। अगर उसके व्यवहार अगर ठीक नहीं है तो उसकी निंदा होती है, होती कि नहीं होती है। तो कैसे व्यवहार करना है, दूसरे के साथ किस प्रकार से हमको पेश आना है, ठीक है, ये सब चीज़ों को वो पड़ोस में रह करके सीखता है। क्लियर हो रहा है। फिर अगला क्या है, क्या लिखा हो, नातेदारी, है ना। नातेदारी भी सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नातेदारी के माध्यम से व्यक्ति हंसी मजाक के संबंध को सीखता है, जिसके साथ घनिष्ठता रखना है, इसके साथ परिहार मतलब दूरी बना के रखना, इसको सीखता है ना। बाद में आप लोगों को नातेदारी में पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है, इसमें और क्लियर होगा ये सब चीज़ें। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के रिश्तेदारों के साथ हमको कैसा व्यवहार करना है, इन चीज़ों को नातेदारी के माध्यम से सीखता है। इसके बाद अगला क्या है बच्चे लोग, विवाह है ना। विवाह भी सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब किसी भी लड़के का या लड़की का जब युवा हो जाते हैं, उसके बाद जब शादी होती है ना, तो उसके बाद एक नए भूमिका को सीखते हैं। शादी होने के बाद पति पत्नी की क्या भूमिका रहेगी, बाद में उसके बच्चे होते हैं तो माता पिता बन जाते हैं, तो माता पिता के रूप में उसे कैसे दायित्व निभाना है। बाद में दादा दादी या नाना नानी बन जाएंगे,
तो किस प्रकार से उनके संबंधों को निभाना है, कैसे व्यवहार करना है, ये सब चीज़ों को विवाह के माध्यम से एक व्यक्ति सीखता है। तो इस प्रकार से विवाह भी समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्लियर हो गया? ये सब चीज़ें हमारे प्राथमिक संस्थाओं के अंतर्गत आएगी, क्योंकि एक बच्चा सबसे पहले इन्हीं के संपर्क में है ना आता है और व्यवहार करता है। अगला हम लोग देखते हैं द्वितीयक संस्थाएं। द्वितीयक संस्थाएं में दूसरे नंबर की जो संस्था है उसके जीवन में जो भूमिका निभाती हैं वो सब आएंगी। इसमें क्या क्या है? शिक्षण संस्थाएं हैं, राजनीतिक संस्थाएं हैं, आर्थिक संस्थाएं हैं और धार्मिक संस्थाएं, अन्य संस्थाएं भी हैं। अन्य को नहीं लिखा हूँ यहाँ पर मैं, ठीक है, मुख्यतः इन्हीं को लिखा हूँ। शिक्षण संस्थाएं, शिक्षण संस्था में क्या होगी? आप कहाँ यहाँ पढ़ने के लिए कॉलेज में आए हो ना, तो वैसे जो मतलब कि स्कूल है, कॉलेज है, ये भी समाजीकरण में योगदान देता है। स्कूल कॉलेज में आकर के कोई भी बच्चा या विद्यार्थी बहुत सारे गुणों को, विशेषताओं को सीखता है ना। यहाँ पर अनुशासन को सीखता है, नियंत्रण को सीखता है ना, एक अच्छा नागरिक कैसे बनेंगे इसको सीखता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसके जीवन में काम आती है। ये सब चीज़ों को एक बच्चा शिक्षण संस्था में आके सीखता है। अगला क्या है? राजनीतिक संस्थाएं। राजनीतिक संस्थाओं का भी समाजीकरण में महत्वपूर्ण योगदान होता है। राजनीतिक संस्थाओं के माध्यम से एक व्यक्ति सीखता है कि एक अच्छा नागरिक कैसे बनना है, कि मेरे देश के प्रति क्या कर्तव्य होंगे, है ना, जिसके माध्यम से अपने आप को नियम के हिसाब से, कानून के हिसाब से ढालना सीखता है, उसका पालन करना सीखता है कि मुझे नियंत्रण में कैसे रखना है, मुझे नियंत्रण में कैसे रहना है। इन चीज़ों को राजनीतिक संस्थाओं के माध्यम से सीखता है। विभिन्न प्रकार के जो प्रजातांत्रिक जो मूल्य हैं उनको भी सीखता है। तो इस प्रकार से राजनीतिक संस्थाएं समाजीकरण में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। फिर आते हैं आर्थिक संस्थाएं। आर्थिक संस्थाओं का भी समाजीकरण में महत्वपूर्ण योगदान है। व्यक्ति विभिन्न प्रकार के आर्थिक संस्थाओं से, जैसे बाजार हो गया, बैंक हो गया, दुकान हो गया, है ना, ये सब संपर्क में आता है। और इनके संपर्क में आकर के कैसे व्यवहार करना है, क्या है, ये सब चीज़ें सीखी जाती हैं। इन आर्थिक संस्थाओं के माध्यम से व्यक्ति सहयोग को भी सीखता है, प्रतिस्पर्धा को भी सीखता है, कंपटीशन की भावना को, है ना। तो बहुत सारी चीज़ों की जानकारी उसको आर्थिक संस्थाओं के माध्यम से प्राप्त होती है। अगला क्या है? धार्मिक संस्था। ठीक है, धार्मिक संस्थाओं के माध्यम से एक व्यक्ति में नैतिकता का विकास होता है, नैतिक मूल्यों का विकास होता है। व्यक्ति किस प्रकार से कर्तव्य करना है ना, कैसे दूसरे के प्रति दया, क्षमा की भावना रखना है, प्रेम की भावना रखना है ना, ये सब चीज़ों को धार्मिक संस्थाओं के माध्यम से सीखता है और उसके में नैतिकता का विकास होता है। तो इन सब जितने भी संस्थाओं का यहाँ पर मैंने उल्लेख किया है, इनके माध्यम से किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में एक निखार आता है ना, एक सर्वांगीण विकास होता है और कोई व्यक्ति समाज का एक अच्छा सदस्य इन्हीं के माध्यम से बनता है। क्लियर हो गया? जब परीक्षा में आएगी इसी तरह से आप लोगों को बनाना है ना, तो अच्छे अंक मिलेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। ठीक है, समाजीकरण के सिद्धांत को अब देखते हैं हम लोग।
ठीक है। तो सामाजिकरण के जो सिद्धांत है ना, इस पर हम लोग दृष्टि डालते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 सिद्धांत का, विद्वानों के 3 सिद्धांतों का उल्लेख किया है मैंने। उल्लेख आत्मदर्पण का सिद्धांत, दूसरा मिट का सिद्धांत, तीसरा फ्रायड का सिद्धांत, ठीक है। इसी पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। थोड़ा सा आप लोग ध्यान देकर समझेंगे, मैं सरल भाषा में कोशिश करूंगा, ये सब सिद्धांत क्लियर हो जाएंगे, आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। सबसे पहला है फुले का आत्मदर्पण का सिद्धांत। तो फुले जो है एक अमेरिकन समाजशास्त्री थे और उन्होंने पुस्तक लिखी ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर। ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर पुस्तक लिखी। ऐसे में उन्होंने अपना आत्मदर्पण का सिद्धांत दिया। देखो यहाँ पर दर्पण शब्द प्रयोग हो रहा है। आत्म मतलब अपने आप को गौर करना, अभी क्लियर होगा। फुले ने आत्मदर्पण का सिद्धांत इसमें दिया, ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर पुस्तक में दिया। तो उन्होंने यह बताया फुले ने कि किसी भी व्यक्ति का जो आत्म का विकास होता है ना, आत्मा मतलब थोड़ी देर पहले मैंने बताया, विशेषता में बताया था। आत्म मतलब स्वयं के बारे में चेतना, स्वयं के बारे में धारणा कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, है ना। यही धीरे धीरे विकसित होता है। सामाजिकरण सिद्धांत इसी को देखेंगे हम लोग। तो फुले ने यह बताया कि समाज एक दर्पण की तरह होता है। जैसे मैं समाज के बारे में बताता हूँ। हम लोग जैसे कोई भी कपड़ा पहने हैं, क्लियर हुआ है, कोई भी कपड़ा पहनने से हम लोग पहले क्या करते हैं, आईना के सामने जाकर देखते हैं ना। आईना हमको अपने आप को दिखाने वाला एक माध्यम है। हम अपने आप को देखते हैं कि हम कैसे दिख रहे हैं, हम आईना के सामने खड़े होकर। अगर कहीं पर मान लो अगर कोई भी भाग अगर ठीक नहीं है या कहीं पर कुछ गंदगी लगा है तो हम कपड़ा को हम लोग बदल देते हैं, क्योंकि आईना के माध्यम से हमको पता चलता है हमारे वास्तविक स्थिति का, अपने बारे में पता चलता है ना, हमारे कपड़े के बारे में। उसी तरह से फुले का कहना कि हमारा जो समाज होता है अपने आप में क्या है, एक आईना है, एक दर्पण है। समाज के माध्यम से हम लोग अपने आप को देखते हैं। फुले का कहना कोई भी व्यक्ति जब समाज के संपर्क में आता है ना, तो समाज क्या करता है, एक दर्पण के समान कार्य करता है। व्यक्ति समाज के संपर्क में आता है ना, तो किस प्रकार से व्यवहार कर रहा है, समाज को लोग किस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं, उसके आधार पर वो अपना स्वयं का मूल्यांकन करता है कि मैं कैसा हूँ। और उसी के आधार पर वो अपने बारे में एक विचार बनाता है, धारणा बनाता है, ठीक है। इसी को फुले का आत्मदर्पण का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लो अगर किसी व्यक्ति को कुछ लोग बोल दिए कि आप बुद्धिमान हो, तो उसके दिमाग में छवि बन जाएगी कि मैं बुद्धिमान हूँ, है ना। उसके बाद उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा और पढ़ने का और आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, होगा कि नहीं होगा। मतलब समाज के आधार पर व्यक्ति अपना मूल्यांकन करता है और उसी के आधार पर अपनी धारणा को बनाता है, ठीक है, कि मैं कैसा हूँ, अच्छा हूँ या खराब हूँ, ठीक है। यही फुले का आत्मदर्पण का सिद्धांत है। क्लियर हो रहा है। दूसरा में मिट का सिद्धांत देखते हैं, है ना। तो मिट जो है, इन्होंने माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी नामक पुस्तक में अपने सिद्धांत का उल्लेख किया हुआ है। उनका कहना है मिट का जन्म के समय कोई भी व्यक्ति एक जैविक प्राणी के रूप में रहता है ना। लेकिन जैसे ही वो बाद में अपने परिवार के, दूसरे समूह के या समाज के संपर्क में आता है तो उसको यह समझ पैदा हो जाता है कि मुझे दूसरे लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना है। समझ आ रहा है। मतलब कोई बच्चा जब जन्म लेता है तो एक जैविक प्राणी के रूप में रहता है, लेकिन जैसे ही वह अपने परिवार या दूसरे समूह या किसी या समाज के संपर्क में आता है तो कैसे व्यवहार करना है ये उसको मतलब कि समझ में आने लगता है उसको, ठीक है। और कि समाज के लोग मेरे से कैसे व्यवहार की आशा करते हैं और इसी को व्यवहार कैसे करना है, उस व्यवहार का क्या अर्थ निकाला जाएगा, ये सब चीज़ें वो समझने लगता है और उसी के द्वारा उसके स्व का या आत्म का विकास होता है। इसी को मिड ने सामान्यकृत अन्य कहा, ठीक है। मतलब कोई भी बच्चा जब दूसरे के संपर्क में आता है और उसके माध्यम से उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है और दूसरे लोग कैसे उसके व्यवहार की आशा करते हैं, है ना, इसकी जानकारी इसको प्राप्त होती है। इसी को उन्होंने मिड ने क्या कहा है, सामान्यकृत अन्य कहा है। मिड ने और एक आत्म के विकास के बारे में धारणा दी, मैं और मुझे का सिद्धांत, ठीक है। मैं और मुझे का सिद्धांत। मैं मतलब कोई बच्चा जो जन्म लेता है ना, तो उस समय क्या रहता है, जैविक प्राणी के रूप में रहता है,
मतलब वह मैं है, मतलब वो समाज के संपर्क में नहीं आ रहा था, पूरी तरह से वो क्या रहता है, एक जैविक प्राणी के रूप में रहता है। ठीक है, वो केवल एक सामान्य अपना आवश्यकता को ही एक व्यक्त करेगा और बाकी चीज़ों का उसको जानकारी नॉलेज नहीं रहता है। ये उसका मैं है, उसका जैविक पक्ष क्या है, मैं है। मतलब मीड ने जो मैं और मुझे का सिद्धांत दिया, तो उनके सामाजिकरण की शुरुआती अवस्था क्या है, मैं है। कोई बच्चा जन्म लेता है जैविक प्राणी के रूप में, वो क्या है, मैं है ना। और लेकिन जब वह जो बच्चा है बाद में समाज के संपर्क में आता है, अब बच्चा जो व्यवहार करता है, एक बच्चा समाज के सदस्यों के साथ जो व्यवहार करता है, तो समाज के सदस्य लोग उस व्यवहार के प्रतिक्रिया में अपना व्यवहार करते हैं ना, तो उन लोग जो प्रतिक्रिया स्वरूप जो व्यवहार किए रहते हैं, उसको जब बच्चा उस व्यवहार को जब सीखता है और उस व्यवहार को जानता है ना, और उसको अपने अंदर शामिल करता है, आंतरिकृत करता है, तब फिर मुझे का विकास होता है। ठीक है, मतलब सबसे पहले एक बच्चा जैविक प्राणी के रूप में रहता है, वो उसका मैं है, वो केवल एक सामान्य क्रिया करेगा। लेकिन जब वो समाज के संपर्क में आता है, और संपर्क में आने के बाद एक बच्चा जब व्यवहार किया रहता है, तो उस व्यवहार के प्रतिक्रिया स्वरूप समाज के लोग जो प्रत्युत्तर में व्यवहार करते हैं, है ना, और उसी व्यवहार को वह बच्चा आंतरिकृत मतलब अपने अंदर में शामिल कर लेता है, तब वो क्या कहलाएगा, मुझे कहलाएगा। ये है मीड का मैं और मुझे का सिद्धांत। ठीक है, फ्रायड का सिद्धांत देखते हैं हम लोग। तो फ्रायड जो सिद्धांत है बोलेगा मीड से हट करके है, इसको हमको ध्यान में रखना है। बोले के में और मीड के में क्या है, समाज के संपर्क में आने के बाद व्यक्ति में आत्म का विकास होता है और सामाजिकरण की प्रक्रिया होती है, अभी मैंने बताया। लेकिन फ्रायड जो मनोवैज्ञानिक थे, मनोविश्लेषक थे, उन्होंने एक अलग सिद्धांत दिया। ठीक है, उनका कहना है कि सामाजिकरण की जो प्रक्रिया होती है ना, तो उनका कहना सामाजिकरण की प्रक्रिया मानसिक क्रियाओं के आधार पर निर्धारित होती है। व्यक्ति की जो मानसिक क्रियाएं रहती हैं, उसी के आधार पर उसकी सामाजिकरण की क्रियाएं होती हैं। अभी हम लोग उसको समझेंगे, है ना। उन्होंने 3 यहाँ पर अपना अवधारणा दिया है ना। फ्रायड के सिद्धांत को हम 3 भागों में मान सकते हैं, ईड, एगो और सुपर एगो, है ना। ब्लैक बोर्ड में मैंने लिखा है क्या क्या चीजें, इसको हम लोग समझेंगे इसको। ठीक है, ईड मतलब किसी भी व्यक्ति का जो मूल प्रवृत्ति रहती है, मूल इच्छा रहती है, ठीक है, उसके अंदर की जो मूल प्रवृत्ति रहती है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ईड कहेंगे, मूल प्रवृत्ति को। ठीक है, ईगो क्या है, ईगो जो रहता है ये वास्तविक स्थिति का ज्ञान कराता है ना। एक तरह से एक तार्किक और वास्तविक स्थिति का ज्ञान कराने वाला तत्व है। सुपर ईगो क्या है, एक तरह से व्यक्ति की अंतरात्मा है, उसके परम नैतिकता का बोध कराता है। ठीक है, इसको एक उदाहरण के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक व्यक्ति मान लो अगर कहीं घूमने जा रहा है ना, कहीं दुकान में अच्छे कुछ मतलब मीठा बन रहा है, खाने के कुछ मिष्ठान बन रहा है, तो मिष्ठान को देखने पर उसकी क्या बोलते हैं, खाने की इच्छा जागृत हो जाएगी, उसको मुंह में लार आ जाएंगे, है ना। काश मुझे भी मिल जाता था कि ये उसकी मूल प्रवृत्ति खाने की इच्छा। किसी भी अच्छे मिष्ठान को देखने पर खाने की इच्छा जागृत होना उसकी मूल प्रवृत्ति है, मतलब ईड है। ईड मतलब मूल प्रवृत्ति है। क्लियर हो रहा है, कहीं से गुजर रहा है और देखा कि अच्छे मतलब कि मीठा निकल रहा है, तो उसके खाने की इच्छा जागृत हो गई, ये क्या है, ईड है, उसकी मूल प्रवृत्ति थी, काश मैं भी खा लेता। अब आगे चलते हैं ईगो को। ईगो क्या करेगा, वास्तविक स्थिति का ज्ञान कराएगा कि भाई आपको मीठा खाना है तो पैसा रखे हो तो खरीद के खा लो, है ना। ये वास्तविक स्थिति, क्योंकि पैसा देने पर ही मिलेगा। लेकिन वो देखा अपने पैकेट में, अरे पैसा तो नहीं है, तो यहाँ पर ईगो क्या करेगा, ईगो फिर ये करेगा, अरे पैसा नहीं है लेकिन खाने की इच्छा है, तो चुपके से निकाल के उठा के खा ले, ये बताएगा उसको। लेकिन सुपर ईगो
जो एक तरह से अंतरात्मा है, परम नैतिकता का बोधक है, ये बोलेगा गलत है ना। चुपके से किसी के सामान को उठा करके खा जाना अनैतिकता है, गलत है, ये बताएगा सुपर एगो। आ रहा है क्लियर? तो यही जो सुपर एगो है व्यक्ति के में अच्छे गुणों का, नैतिकता का विकास कराता है और अच्छे सद्गुणी बनने के लिए यही योगदान देता है। जिसके में सुपर एगो जितना स्ट्रांग रहेगा उसका सामाजिकरण बहुत अच्छा से होगा, क्योंकि अंत में फिर वही निर्णय लेगा ना, क्योंकि एक तरह से अंदर का निर्णय है वो, ठीक है, परम नैतिकता का बोधक है। तो इस प्रकार से फ्रायड का कहना किसी व्यक्ति की में एक एगो सुपर एगो पाया जाता है, अब इन्हीं के माध्यम से सामाजिकरण होता है, उसका आत्म का विकास होता है, ये कहना था फ्रायड का। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार से 3 सिद्धांत हैं, ये क्लियर हो गया। अंत में हम लोग देखते हैं, ठीक है, सामाजिकरण का महत्व क्या है। ठीक है, तो सामाजिकरण का महत्व क्या है? तो सामाजिकरण का इंसान के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सामाजिकरण ही वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति एक जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी के रूप में बदलता है, समाज का सदस्य बनता है। सामाजिकरण के माध्यम से ही व्यक्ति बहुत सारी भूमिकाओं को निभाना सीखता है। सामाजिकरण के माध्यम से ही मानव की संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है और संस्कृति की निरंतरता बनी रहती है, संस्कृति जीवित रहती है। सामाजिकरण किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण में भूमिका निभाती है ना, क्योंकि इसी के माध्यम से किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है और व्यक्ति अच्छे और श्रेष्ठ गुणों को धारण करता है। सामाजिकरण के माध्यम से ही व्यक्ति के में आत्म का विकास होता है ना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सामाजिकरण का मानवीय जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है। और इस प्रकार से आज का जो टॉपिक है सामाजिकरण, ये कंप्लीट होता है बच्चे लोग, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों।